हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन करना है। व्हाई डू द कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स इन द राइट। स्लोप डाउनवर्ड राइट क्यों होता है डिमांड कर्व। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कर्व स्लोप्स अपवर्ड। और वो सर्कमस्टांसेस भी हम बताएंगे जिसकी वजह से कर्व अपवर्ड फ्लो करेगा। व्हाट इज मेंट बाय द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड फंक्शन। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन को क्या बोलते हैं हम एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अफेक्टिंग ऑफ द डिमांड। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड। एक्सप्लेन हाउ डिराइव्ड डिमांड हैज अ लेस प्राइस इलास्टिसिटी देन द ऑटोनॉमस डिमांड। तो ये 5-6 तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डिमांड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। The relationship between the price of the commodity and the quantity of the product demanded is deemed as the term the law of demand। मतलब वो रिलेशनशिप जहां पे प्राइस कमोडिटी की या फिर क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट ऑर्डिनरी इफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस कमोडिटी की गिरेगी द अमाउंट डिमांड गोज अप, अमाउंट डिमांड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। थस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। डेफिनेशंस बहुत सारे हमारे फिलोसोफर्स ने दे रखी है। मार्शल की डेफिनेशन देखते हैं हम। इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम द इनवर्स ऑफ द प्राइस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू द फॉल इन द डिमांड। अगर सब कुछ सेम रखे लेकिन अगर कोई प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं तो डिमांड हमेशा गिरेगी। हम प्राइस गिरती है तो डिमांड हमेशा इंक्रीज होगी ही होगी। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं हमको इस स्टेटमेंट से। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। एक तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट होता है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। द प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस एक इंडिपेंडेंट है, चेंज हो सकता है, लेकिन डिमांड डिपेंड करती है हमारी प्राइस के ऊपर ही। इन अदर वर्ड्स द डिमांड इज द फंक्शन ऑफ अ प्राइस। तो डिमांड क्या है, हमारे एक पर्टिकुलर फंक्शन है हमारी प्राइस का ही। इट कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम डिमांड को फंक्शन ऑफ अ प्राइस। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस। अजम्पशन क्या है इस लॉ के, प्रोफेसर स्टीगलर और बोल्डिंग ने दिए थे। नो चेंज इन द टेस्ट इन द प्रेफरेंस। कोई भी टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर चेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और रिलेटेड कमोडिटी डिमांड शुड नॉट चेंज। जो रिलेटेड कमोडिटी है, जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, उसकी प्राइसेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड देयर टेस्ट। ना तो किसी कंज्यूमर की वेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं, ना कोई उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंजेस आ रहे हैं। उसके ऊपर ही असम्पशंस की बेसिस के ऊपर बनाया गया है। कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द टू डिमांड शेड्यूल्स एंड द डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। द रिस्पांस ऑफ द अमाउंट डिमांडेड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द डिमांड शेड्यूल। मतलब प्राइस चेंज होने से डिमांड कमोडिटी की कितनी ज्यादा चेंज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इट समराइजेस द इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। It is a table showing the prices per unit of the commodity and the amounts demanded per period time। ये प्राइसेस शो करता है हमारी कमोडिटी की एंड और जो अमाउंट डिमांड करता है पर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। द डिमांड शेड्यूल में भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल विच रेफर्स टू द प्राइस। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे रेफर करता है जिसको हम बोल सकते हैं प्राइसेस एंड द अमाउंट्स डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल जो भी अमाउंट करता है इंडिविजुअली। On the other hand, it may be the market demand schedule। इसको हम market demand schedule भी बोल सकते हैं। A market consisting of all those individual who want to purchase a given commodity। कोई भी एक particular commodity उनको purchase करनी है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Therefore, market demand schedule is defined as the quantities of a given commodity। एक particular commodity की quantities के ऊपर बात कर रहे हैं which all the consumers will buy at a possible prices। जहाँ पे हर एक consumer buy करेगा उसको एक particular price के ऊपर at a given moment of the time, एक particular moment के ऊपर। Thus the individual demand schedules when added they give the market demand schedule। individual demand schedule को हम market demand schedule से compare easily कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेड्यूल की, पूरी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जहां पे दो तरीके के बायर्स हैं हमारे पास, एंड ए एंड बी द मार्केट डिमांड शेड्यूल वेयर देयर इज ओनली टू बायर्स, जहां पे दो ही बायर्स हैं। तो प्राइसेस पर क्विंटल हमने दे रखा है 50, 40 और 30। डिमांडेड क्या है, 5 हुई, 15 हुई तो प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई, 25 हुई तो प्राइस और कम हो गई, 10, 20, 30 बी की है। टोटल डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट की डिमांड बता रहे हैं हम, इन दोनों की डिमांड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मार्केट की हमारे पास डिमांड आ जाएगी। तो डिमांड कर्व के बारे में अब हम बात करते हैं। इफ वी शो द डिमांड शेड्यूल ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट करें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिमांड कर्व बोल देते हैं। द डिमांड कर्व शो द मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट ऑफ दैट टाइम कंज्यूमर्स विल टेक एट द वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे जो भी टाइम के अनुसार जो भी लोग लेंगे चीजों को, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द RG Lipsey, द कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, वो कर्व जहां पे प्राइसेस शो कर दी जाती है कमोडिटी की, एंड द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी द कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। और जिस अमाउंट के अंदर ये सब चीजें लिखी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। लाइक ए डिमांड शेड्यूल, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, दो तरीके के डिमांड कर्व हैं, वही इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल मार्केट कर्व, डिमांड कर्व तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट दे रहा है डिमांड इंडिविजुअल शेड्यूल की। मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल समराइजेशन देता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, मार्केट के अंदर क्या है, मतलब पूरी हर एक कंज्यूमर को अगर हम ऐड करके टोटल निकाल दे तो ये हमने बात करा है ए का डिमांड। अगर क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो डिमांड कर्व क्या करेगा, डाउनवर्ड स्लोप करेगा। पहले 5 थी डिमांड तो प्राइस कितनी थी हमारे पास, 50 थी। जब हमारे पास 15 हुई तो प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। जब हमारे पास 25 थी डिमांड तो प्राइस कितनी आ गई, 30 आ गई। जब हमने एरोस बनाए तो डिमांड कर्व को क्या देखा, ये डाउनवर्ड स्लोप है हमारा। वैसे बी में भी यही सेम सिचुएशन है, जब 10 क्वांटिटी हमारे पास तो प्राइस कितनी थी, 50। जब 20 क्वांटिटी हुई तो प्राइस कितनी आई, 40। जब 30 क्वांटिटी हुई तो प्राइस कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ये भी डाउनवर्ड ही स्लोप्ड है। अगर हम देखें इसका मार्केट कर्व, तो मार्केट डिमांड में दोनों चीजें ऐड कर ली थी। जब 15 क्वांटिटीज का ऑर्डर था तो प्राइस कितनी थी, 50। जब 30 क्वांटिटीज से 45 क्वांटिटीज के बीच में ऑर्डर आया तो प्राइस कितनी आ गई, 40। जब 60 क्वांटिटीज का ऑर्डर आया तो कितनी आ गई प्राइस, 30 आ गई। तो ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया हमारे पास। तो रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देयर इज सम गिवन रीजन टू द इनवर्स रिलेशनशिप, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको क्या कहता है, अगर बार बार हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे तो एक टाइम बाद हम उस कमोडिटी से एकदम ऊब जाएंगे। क्या, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, अगर हम एक दिन में 10 चाय पिए तो पहली चाय के ऊपर हमको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, हर जगह हमको टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन धीरे धीरे 10th 8 9 चाय तक पहुंचते पहुंचते हमको ये हो जाएगा कि यार बहुत ही जबरदस्ती हम उस चीज को पी रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Writers who believe in the cardinal utility approach, the consumer's demand believes that the diminishing marginal utility for the consumer in the case of the commodity is the fundamental cause of the law of demand, जहाँ पे commodity को ही fundamental cause माना गया है। As the price of the commodity falls, the consumer purchase more commodity, जैसे prices गिरेगी consumer ज़्यादा purchase करेगा उसको, so that his marginal utility for that commodity falls equal to the reduced price, तो marginal utility उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो अच्छी तरह वो कंज्यूम करेगा, धीरे धीरे उसकी कंजप्शन भी लो हो जाएगी। If the price rises, opposite happens, अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो अपोजिट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। Some authors believed in the theory of the substitution and held it responsible for the application of the law of demand. Law of demand की application से लिंक भी कर रहे हैं। When the price of the commodity falls, जब प्राइस कमोडिटी की गिर जाती है, it becomes cheaper as compared to the other commodity, वो और भी ज्यादा cheaper हो जाती है किसी दूसरी commodity के comparison में, which the consumer is purchasing. As a result, the consumer would like to substitute the cheaper commodity for the other commodities whose price remains the same. Cheaper commodities से purchase कर सकता है जिसकी प्राइस हम सेम मान सकते हैं, या फिर it will result into the increase in the demand ऑफ द कमोडिटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी इससे इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इनकम इफेक्ट की। Another cause behind the law of demand is known as the income fact. As the price of the commodity reduces, जैसे prices गिरती है commodity की, the consumer has to spend less amount. Consumer को कम पैसे देने पड़ते हैं उसी commodity को purchase करने के लिए for the same quantity of the commodity. This may take a rise in the real income. तो ये अपन को पता सकता है हमारी real income के बारे में। It is the income effect of the fall in price. Part of the increase in the real income can be used to purchase more cheaper commodity. और जो part हमने बचा लिया है, सेव कर लिया है, उससे हम कोई दूसरी सस्ती commodity easily खरीद सकते
सकते हैं, while the other part may be spent on the other goods while price falls quantity rises. प्राइस जब गिरती है क्वांटिटी राइज करती है, ये हमने बात करी ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू कंज्यूमर स्कीम। When the prices of the commodity is reduced, then many other consumers who were not consuming the commodity earlier will start purchasing it now. जो पहले कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहे थे वो स्टार्ट कर देंगे परचेज करना, बिकॉज इट इज विद इन देयर रीच नाउ, जो क्योंकि वो अपनी होती रीच के अंदर है। सच प्रैक्टिस अल्टीमेटली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और ये अल्टीमेटली लीड करता है हमारी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज करने में। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं? कमोडिटी may have uses, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं इसके। इफ देयर प्राइसेस राइजेस देयर इज अ यूज ओनली फॉर द मोर इंपॉर्टेंट पर्पस, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट पर्पस का ही यूज है। एज अ रिजल्ट देयर डिमांड विल बी गो डाउन, ए कॉन्ट्रारी उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी। व्हेन द प्राइसेस इज रिड्यूस, जब प्राइसेस रिड्यूस होंगे द कमोडिटी विल पुट टू मैनी अदर यूजेस, कमोडिटी को दूसरे यूजेस के अंदर हम इजीली डाल सकते हैं। वेयर इट वाज नॉट बीइंग यूज्ड अर्लियर, जहां पे उसको पहले यूज नहीं करा हो। इट्स डिमांड विल गो अप, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। द नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर अलोंग विद इट्स डिस्टिंक्टिवनेस इज मस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वी नो दैट देयर आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को डिमांड अफेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। द लिस्ट ऑफ सच फैक्टर्स आर नॉट सेम फॉर ऑल द कमोडिटी, सारी कमोडिटी के लिए ये लिस्ट ऑफ फैक्टर्स सेम नहीं हो सकते हैं। The determinants of the demand depends upon the product, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो hence to know the demand we should consider the distinction between the different kinds of the demand, डिमांड की different kinds के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड के बेसिस के ऊपर। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन पर्पस में यूज आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज आते हैं। जनरली सच गुड डिमांड्स बाय द फर्म्स, ये फर्म्स ही डिमांड करती है। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स ऑफ द फाइनल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब कंज्यूमर यूज करता है। तो सच गुड्स आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर, बोथ द प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ये दोनों ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल के अंदर भी आ सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका यूज एक बार से ज्यादा हो सकता है। नॉन ड्यूरेबल का जिनको सिर्फ हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, जैसे चाय, दूध वगैरह हो गया, हमारा दही हो गया, इन सबको एक बार ही यूज कर सकते हैं। सर्टेन प्रोड्यूसर गुड्स आर द कोल और द रॉ मटेरियल और द नॉन ड्यूरेबल, बट द प्रोड्यूसर गुड्स लाइक द मशीनरी इज आर ड्यूरेबल। मशीनरी क्या है? ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है। Similarly, the consumer goods like the food grain are the non-durable, which the consumers like the motor car, refrigerator are durable. It should be noted that distinction between the producer goods are arbitrary. Generally, the demand of the producer goods becomes different from the demand of the consumer goods. Consumer goods की demand तीन reasons की वजह से producer goods की demand से अलग होती है। Buyers producer goods are professional. जो producer goods के buyers होते हैं वो professional होते हैं, both export prices wise और quality wise वो देखते हैं। Secondly, buyers of the producer goods economic motive के ऊपर से purchase करते हैं, ये consume करने के लिए, बिकॉज ये परचेज नहीं कर रहे, या आगे प्रॉफिट बेचने के लिए परचेज कर रहे हैं। थर्डली, द डिमांड ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर ही प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड डिपेंडेंट है, ऑन विच दे आर एम्प्लॉयड। इन द अदर वर्ड्स, द डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे ही एक तरीके से डिपेंड करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्रिएट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन डिमांड एनालिसिस। सेल्स ऑफ द नॉन ड्यूरेबल्स आर मेड लार्जली टू मीट द करंट डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादातर यूज आते हैं। जनरली डिमांड ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स आर मोर वर्टाइल देन द डिमांड्स ऑफ द पेरिशेबल। डिमांड जो है ड्यूरेबल गुड्स की वो ज्यादा रहती है पेरिशेबल से, सो ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर्ड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल्स कैन बी पोस्टपोन्ड। ये स्टोर हो सकते हैं और इनको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। फर्दर इट मे बी लाइक डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स विल बी डिराइव द डिमांड ड्यूरेबल गुड्स की ही हमको डिवाइन करती है हमारी डिमांड्स को। द न्यू डिमांड ऑफ द ड्यूरेबल डिपेंड्स ऑन द करंट प्राइसेस के ऊपर ही ये पूरा डिपेंड करता है। On the other hand, the most important determinant of the replacement demand is the rate of the obsolescence due to the technological improvement. Technological improvement से हमारी रेट्स किस हिसाब से चेंज हो रही है, ये उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव डिमांड वर्सेस ऑटोनॉमस डिमांड। डिराइव डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड की हम बात करते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ द सम पैरेंट प्रोडक्ट, इट्स डिमांड इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। उसकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड बोलते हैं। समटाइम्स द डिपेंडेंट प्रोडक्ट इज अ कंपोनेंट पार्ट। कभी कभार जो डिपेंडेंट प्रोडक्ट होता है वो एक कंपोनेंट पार्ट बन जाता है। समटाइम्स द डिपेंडेंसी कम्स कॉम्प्लीमेंट्री कंजप्शन। डिपेंडेंसी कॉम्प्लीमेंट्री को भी लीड करती है। इन द केस ऑफ ऑटोनॉमस डिमांड
demand, the demand for the any commodity is not associated with the demand for the other. किसी भी एक जन commodity दूसरी demand commodity की differentiate करती है. It should be noted that the distinction between the derived demand and the autonomous demand is only a matter of degree. Derived demand और autonomous demand सिर्फ एक matter है हमारी डिग्री का. For in the present world, it is difficult to find a product where the demand is wholly dependent from that of the others. जहाँ पे interdependent है हमारी प्राइस हमारी डिमांड से. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिराइव डिमांड इज जनरली सपोज टू बी द लेस देन द इलास्टिक देन द ऑटोनोमस डिमांड. जो डिराइव डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है हमारी ऑटोनोमस डिमांड से. दिस इज बिकॉज ऑफ डिल्यूशन बाय अदर कंपोनेंट्स हु प्राइसेस रिमेन्स फिक्स. जहाँ पे डिल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइसेस को फिक्स करा जाता है. थस अ 10% कट इन द प्राइस ऑफ द स्टील वुड कॉज ओनली 1% चेंज इन द प्राइसेस. 10% कट अगर प्राइसेस हो जाएगी तो 1% चेंज आ जाएगा ऑटोमेटिकली. रनिंग दैट ऑल अदर कॉस्ट रिमेन द सेम. बाकी सारी जितनी भी कॉस्ट है वो सेम अगर रही तो. सम प्रोडक्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द पेरेंट प्रोडक्ट दैट दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्टिव डिमांड डिटरमिनेंट्स. अब कुछ अलग अलग पेरेंट प्रोडक्ट्स की भी हम बात कर रहे हैं जहां पे डिस्टिंक्टिव डिमांड डिटरमिनेंट्स है अपने तरीके के. फॉर एग्जांपल देयर इज नो पॉइंट इन द डिस्टिंग्विशिंग द डिमांड फॉर द एंटीना फ्रॉम द डिमांड ऑफ द टेलीविजन. एंटीना और डिमांड टेलीविजन की कोई भी डिस्टिंक्शन कोई पॉइंट ही नहीं है इनके बीच में. इफ द प्रोपोर्शन बिटवीन द पेरेंट प्रोडक्ट एंड द डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स इज नॉट फिक्स्ड देन द डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डिराइव्ड डिमांड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द पेरेंट प्रोडक्ट. तो पेरेंट प्रोडक्ट की हम डिमांड को कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाएंगे. The derived demand is also difficult to estimate if the dependent product has many uses with the parent product. Derived demand assume करना और भी ज़्यादा difficult हो जाता है जब parent जो product है वो एक तरीके से estimate नहीं कर पाए तो हम. तो derived demand facilitate forecasting when the two proportion of the two products are fairly stable and there is a rigid time lead in the parent product demand. जहाँ पे parent product demand का timing एकदम हमारा match नहीं करे. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री डिमांड वर्सेस कंपनी डिमांड. इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड की बात कर रहे हैं. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडस्ट्री डिमांड एंड द कंपनी डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट इन मैनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम. बहुत सारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम के अंदर ये सब चीजें आती है. एंड इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ द फर्म्स सर्विंग द सेम ग्रुप ऑफ द ईयर्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स दोज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना जो कि सब्स्टिट्यूट है हमारे एक दूसरे से. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंट एज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एन इंडस्ट्री. जहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्रीज के बारे में. इंडस्ट्री डिमांड रिप्रेजेंट्स द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की डिमांड को ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है. एन इंडस्ट्री डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्वांटिटी दैट विल ब्रॉट फ्रॉम ऑल द फर्म्स. इंडस्ट्री डिमांड कर्व रिलेशन बताता है हमको प्रोडक्ट या उसकी क्वालिटी के क्वांटिटी के ऊपर जो कि सारी फर्म्स के ऊपर एंगेज्ड है. It has a clear meaning where the products of the various firms are close substitute. ये clear meaning हमको देता है जहाँ पे बहुत सारे जो firm है उनके close substitutes हमको मिल जाते हैं. But when there is a considerable amount of the product differentiation, जब considerable amount हमारे पास है product के differentiation का, the company demand is a fact derived from the industry demand schedule. Industry demand schedule के basis के ऊपर हम इसको बताते हैं. Under the monopoly, there is only one firm producing the product. Monopoly के में हमको पता है कि एक ही फर्म प्रोड्यूस करती किसी प्रोडक्ट को. There is no difference between the firm and industry. फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. The company demand curve is the same as the industry demand curve. कंपनी डिमांड कर्व सेम होती है हमारी इंडस्ट्री डिमांड कर्व जैसी. However, the pure monopoly is rarely seen in the modern industry. मॉडर्न इंडस्ट्री में प्योर इकोनॉमी हमको नहीं मिलती है. Under the homogeneous oligopoly, when there are few firms selling a homogeneous product, जहाँ पे कुछ फर्म्स है हमारे पास जो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करती है. बिजनेस इज हाईली ट्रांसफरेबल अमंग द राइवल्स. बिजनेस हाईली ट्रांसफरेबल हो सकता है हमारे राइवल्स से. द कंपनीज वांट डिमांड कर्व इज अनसर्टेन एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द राइवल्स डू. कंपनी बोलती है डिमांड कर्व एक तरीके से अनसर्टेन है और डिपेंड करती है हमारे राइवल्स के ऊपर. व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट द सेलर्स चार्ज द सेम प्राइस टू स्टे इन द मार्केट. सेलर चार्ज करते हैं सेम प्राइस जो मार्केट में रहने के लिए. एंड द कंपनीज डिमांड कर्व इन द मिनिएचर ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व. कंपनी की डिमांड कर्व इंडस्ट्री डिमांड कर्व के ऊपर ही डिपेंड कर जाता है. इफ द differentiated oligopoly where there is a few sellers selling a differentiated product, the company's demand is less closely related to the industry डिमांड. कंपनी की डिमांड बहुत कम क्लोज रिलेटेड होती है हमारी इंडस्ट्री के डिमांड में. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ द सेलर्स सेलिंग द डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स, जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंडस्ट्री डिमांड हैज अ लिटिल मीनिंग. इंडस्ट्री डिमांड का कोई फर्क नहीं पड़ता मोनोपोलिस्टिक के अंदर. द कंपनी डिमांड आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड. कंपनी की डिमांड इंडस्ट्री के डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करती है. द परसेंटेज arrive that would donate the company's market share of the product. कंपनी के मार्केट शेयर के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है. The industry demand is usually
बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल फर्म, किसी भी एक सिंगल फर्म के कंट्रोल के बियॉन्ड है ये. इट इज द रिजल्ट ऑफ द इम्पर्सनल इकोनॉमिक फोर्सेस ओवर विच द इंडिविजुअल कंपनी हैज अ लिटिल कंट्रोल, जहां पे इंडिविजुअल कंपनी का बहुत ही कम कंट्रोल होता है. बट द मार्केट शेयर एंजॉयड बाय द कंपनी इज सब्जेक्ट टू द मैनिपुलेशन, जो मार्केट शेयर है वो मैनिपुलेशन के साथ साथ चलता है. द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मार्केट शेयर्स आर द डिफरेंशियल अमंग द डिफरेंट कंपनी, जो भी फैक्टर्स शेयर हैं वो डिफरेंट है हमारी डिफरेंट कमोडिटीज के. प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय द कंपनी एंड द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के बारे में भी हम यहाँ बात कर रहे हैं और प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट रन वर्सेस द लॉन्ग रन डिमांड. शॉर्ट रन डिमांड रेफर्स टू द एक्जिस्टिंग डिमांड ऑफ द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द प्राइसेस चेंजेस. जो शॉर्ट रन डिमांड का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग डिमांड जब भी प्राइस के चेंजेस से हमको दिखती है तो इनकम फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा, इन दोनों सिचुएशंस के बेसिस के ऊपर जब डिफरेंस दिखता है तो. बट द लॉन्ग रन डिमांड इज दैट व्हिच अल्टीमेटली एग्जिस्ट इन द रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन द प्राइसेस के चेंज होने से कितनी ज्यादा डिमांड के अंदर फर्क पड़ता है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर आता है. इंप्रूवमेंट आफ्टर इनफ टाइम हैज बीन अलाउड टू लेट द मार्केट एडजस्ट इटसेल्फ इन द न्यू सिचुएशन. नई सिचुएशन में मार्केट को इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ फॉल इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. अगर फॉल हुआ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में तो डिमांड इसका बढ़ जाएगा. एग्जिस्टिंग यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी. जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास डिमांड के, तो मैनी फैक्टर. सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस आ गई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट डिमांडेड इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज मोर प्रॉपर्ली कॉल्ड द प्राइस डिमांड. इसको हम प्राइस डिमांड भी बोल सकते हैं. द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड. जो रिलेशन है प्राइस और डिमांड का उसको ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं. इट इज नॉट ओनली द एक्जिस्टिंग प्राइस बट ऑल्सो द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्राइसेस व्हिच अफेक्ट द डिमांड. ये एक्जिस्टिंग प्राइस ही नहीं है, एक्सपेक्टेड चेंजेस भी है प्राइस के अंदर जो अफेक्ट करते हैं हमारी पूरी डिमांड को. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर की इनकम के ऊपर. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड इज द कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. इनफैक्ट वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर इनकम के ऊपर रिलेशन बता सकते हैं एंड डिमांड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. और अलग अलग लेवल के ऊपर हम डिमांड भी बता सकते हैं. द डिमांड फॉर द नॉर्मल कमोडिटी गोज अप व्हेन द इनकम राइजेस. डिमांड हमारी बढ़ जाती है जब इनकम बढ़ती है. एंड डाउन व्हेन द इनकम फॉल्स. और कम हो जाती है जब इनकम गिरती है. बट इन केस ऑफ द गिवन गुड्स द रिलेशनशिप इज अपोजिट. लेकिन गिवन गुड्स के अंदर रिलेशनशिप एकदम ही अपोजिट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द प्राइसेस. प्राइस के चेंजेस से भी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप. दो तरीके से होते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स. सब्स्टिट्यूट्स व्हिच कैन रिप्लेस ईच अदर इन द यूज. सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए जो कि एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे टी और कॉफी हो गया. द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट has an effect of the commodity of the same direction in which the price changes. commodity की डिमांड के ऊपर इफेक्ट करते हैं प्राइसेस के साथ साथ. the rise in the price of the coffee rise in demand of the tea. प्राइस की कॉफी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर विच आर जॉइंटली डिमांडेड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो जॉइंटली, जैसे पेन के साथ इंक होगा ही होगा. इन सच केस द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एन अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस के साथ एक अपोजिट रिलेशनशिप होता है इनका. एंड द अमाउंट ऑफ डिमांडेड. द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ऑन द अमाउंट डिमांडेड फॉर द रिलेटेड कमोडिटी इज कॉल्ड द क्रॉस डिमांड. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं. द अमाउंट डिमांडेड आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स टेस्ट. कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. टेस्ट इंक्लूड्स द फैशन हैबिट्स, कस्टम्स एक्सेट्रा. कंज्यूमर्स टेस्ट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. इफ द टेस्ट फॉर द कमोडिटी गोज अप, अगर टेस्ट कमोडिटी का इंक्रीज हो जाए, इट्स अमाउंट डिमांडेड इज इवन मोर देन द सेम प्राइस. इसका अमाउंट डिमांडेड ज्यादा हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द इंक्रीज इन द डिमांड. इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड बोल सकते हैं. द अपोजिट इज कॉल्ड द डिक्रीज इन डिमांड. और इसी का अपोजिट हम कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेल्थ की. द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द वेल्थ. वेल्थ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. द वेल्थियर आर द पीपल हायर द डिमांड फॉर द नॉर्मल कमोडिटीज. जितना ज्यादा वेल्थियर होगा एक इंसान तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा नॉर्मल कमोडिटीज को. इफ द वेल्थ इज मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, द डिमांड ऑफ नेसेसरी कंफर्ट्स मोर. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी वेल्थ तो डिमांड्स इक्वली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. नेक्स्ट है पॉपुलेशन.
इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। पॉपुलेशन बढ़ने से नेसेसरी लाइफ की भी चीजें बढ़ जाती है। द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड, डिमांड को भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ द यंग एंड द ओल्ड चिल्ड्रन एज वेल एज द रेशियो ऑफ द मैन एंड द वुमेन, मैन और वुमेन के रेशियोज के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटीज, कमोडिटीज की डिमांड के नेचर के ऊपर ही ये सब कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की। गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट्स द डिमांड्स ऑफ द कमोडिटी और थ्रू द टैक्सेशन, टैक्सेशन के बेसिस पे डिमांड डिपेंड करती है। टैक्सिंग अ कमोडिटी इंक्रीज इट्स प्राइसेस एंड डिमांड गोज डाउन। टैक्स पॉलिसी को अगर टैक्स कर लेते हैं तो डिमांड तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास प्राइस तो हमारा बढ़ जाता है और डिमांड हमारा कम हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या एक्सपेक्टेशंस फेस करने को मिल सकती है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द चेंजेस इन द प्राइसेस इन द कमोडिटी इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है प्राइसेस में चेंज होना, दे विल चेंज द डिमांड एट द प्रेजेंट इवन व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स द सेम, तो वो डिमांड चेंज हो जाएगी उसकी अगर प्राइसेस सेम भी रहती है तो। सिमिलरली इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट देयर इनकम टू राइज इन द नियर फ्यूचर, दे मे इंक्रीज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, वो डिमांड कमोडिटी की भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। अ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया एंड द वेदर प्रिवेलिंग दैट देयर इज अ डिसिसिव इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर डिमांड के ऊपर एक बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इन कोल्ड एरियाज द वुलन क्लोथ्स इज डिमांडेड, कोल्ड एरियाज के अंदर वुलन क्लोथ्स को डिमांड करा जाता है। ऑन द रेनी डे आइसक्रीम इज नॉट सो मच डिमांडेड, आइसक्रीम को ज्यादा डिमांड हम नहीं करते हैं। स्टेट ऑफ द बिजनेस, लास्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बिजनेस की। द लेवल ऑफ डिमांड ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज आल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कंडीशंस इन द कंट्री, कंट्री के बिजनेस कंडीशंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू अ बूम कंडीशन, कंट्री के अंदर कंडीशन बहुत हाई चल रहा है, देयर विल इंक्रीज इन द डिमांड, मार्केट और इंक्रीज डिमांड का होगा ही होगा। ऑन द अदर हैंड द लेवल ऑफ द डिमांड गोज डाउन ड्यूरिंग डिप्रेशन, और डिप्रेशन के टाइम में डिमांड का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया डिमांड कर्व का, डिमांड शेड्यूल का और डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, हर एक चीज हमने डिमांड के बारे में डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच।